जय श्री साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 1 मई को जो अंतरिम राहत मिला उसके बाद की क्या स्थिति है। 1 मई को जो अंतरिम राहत मिला उसके बाद जो है जो दूसरे याचिका करते हैं, दूसरे वर्ग जो याचिका करते हैं, सामान्य वर्ग जो याचिका करता है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो है इस अंतरिम राहत पे स्पष्टता लेने की। स्पष्टता उनकी क्या मंशा है वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन इतना जरूर समझ रहे हैं कि वो जो है आदिवासियों की 32 की तो बात नहीं करेंगे, वो जो है केवल 50 के भीतर आरक्षण की बात करने जा रहे हैं। और यदि वो यह बात करने जा रहे हैं तो आदिवासी समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथियों, ये तो रही कोर्ट की बात कि हमको वहाँ जो है स्पष्ट जो कहना चाहिए, इसमें स्पष्टता जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अंतरिम राहत दिया उसमें स्पष्टता वो लोग मांगने जा रहे हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया कि भाई आप जो है इस तरह से भर्ती करेंगे, 7-8 बिंदु में जो लिख के दे दिया, लेकिन हमको सतर्क रहने की इसलिए आवश्यकता है कि यदि वहां जाके लोग प्रेशर करें कि 58 के ऊपर नहीं जा सकता है, आप ऐसे अंतरिम राहत दे दिए हैं, इस तरह की जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं हमको जो है इस पर नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। इसलिए हमको पहले सतर्क रहना चाहिए। मैं इसलिए भी ये बार बार कह रहा हूं कि जब से ये सरकार जब 19 सितंबर को जो है ये 58% उड़ा हाई कोर्ट से, तो उसके बाद सरकार ने जिस तरह से तत्परता दिखाई और जिस तरह से काम किया, उन्होंने जो 50 के भीतर जो 16, 20, 14 का रोस्टर चलाया और आदिवासी समाज को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हम यदि देखते हैं कि यहाँ जो है जो अंतरिम राहत मिला है वहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं हुई। तो मेडिकल के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खतरा है ही, लेकिन ये सब चीज़ों को हमको भी पूछना चाहिए कि आखिर उन्हें दिया क्या है। क्योंकि सरकार जो इस तरह से बात कर रही है और कह रही है कि हमने जो अभी शिक्षाकर्मी का जो पोस्ट है, मतलब सभी विभागों में पोस्ट निकाल रहे हैं और लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है अनुसूचित क्षेत्रों में इतना आरक्षण दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं करके। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि जो अनुसूचित क्षेत्रों का जो आरक्षण है, सरगुजा संभाग का जो आरक्षण है कहना चाहिए, वो जो है अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण जो है वो खारिज हो चुका है, लेकिन सरकार फिर भी दे रही है। भाई दूसरे वर्ग याचिका करता सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही, स्टे तो लगेगा ही, रोक तो लगेगी ही, क्यों ना हम उसके पहले जाकर हम इस पे जो है समाधान निकाल लें। ये रही साथियों का जो कानूनी बातें हैं कि हमको किस तरह से हमको पहले जाके जो बात करनी है वहाँ खड़े होकर देखते रहना पड़ेगा। जो लोग याचिका लगाएंगे उस याचिका करता हमको भी शामिल होना पड़ेगा कि हम अपनी बात रख सकें, ये तो करना ही पड़ेगा कानूनी रूप से। लेकिन साथियों, अब हम दूसरे ट्रैक पे बात करते हैं कि आदिवासी समाज है कहाँ, आज क्या परिस्थितियां हैं आदिवासी समाज की। हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब भी लड़ाई हुआ है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आदिवासी संघर्ष की लड़ाई हो, अधिकारों की लड़ाई हो, कहीं ना कहीं हमारे ही बीच के लोग जो है हमको साथ नहीं देते हैं। वो जो है कहना चाहिए अपने अपने स्वार्थों के कारण जो है समाज हित को वो भूल जाते हैं। यही हो रहा है। आप देखिए बस्तर का जो ग्रुप है, जो कहना चाहिए याचिकाकर्ता ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ जाके मिले हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप कर्मचारी संगठन देखो, केवल सरकार की जुबान बोल रही है। इस तरह से आप देखिए जो असली हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि 32(12)(6) पे हमको बात करनी चाहिए, जो हम लगातार जो हमारी याचिका में भी वो सब चीजें हैं जी। अभी अंतरिम जो राहत मिला इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है, लोग इसी को लेके बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन लोग ये भूल जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है। सरकार तो जाकर अंतिम राहत ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे जनरल वर्ग हो चाहे एससी वर्ग हो, इसमें वो मांगने तो जा ही सकता है। तो उस समय हमारे पास क्या बचाव के उपाय रहेंगे, इसलिए हमको पहले जाना चाहिए, पहले इस पर मांगनी चाहिए। साथियों, ये तो बात रही कानूनी बातें। मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ, जो कहना चाहिए हमारे समाज में जो है, ट्राइबल समाज में कहना चाहिए, भी कांग्रेस पार्टी में जो इतने विधायक हैं, 28-29 विधायक हैं, इस पे हम लोग कोई दबाव नहीं बना सके। इसका कारण यह है कि केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण। अब देखिए बस्तर से जो आवाज उठनी चाहिए थी वो बस्तर से आवाज नहीं उठ रही है। बहुत सारे संगठन बने हैं, KBS जैसे संगठन बने हैं, बहुत सारे और संगठन हैं, सर्वोदय समाज नाम समाज संगठन बने हुए जो लगातार जो है बड़े प्रदर्शन करते थे, लेकिन वो संगठन कहीं गायब है। हमारे समाज में गुणवाना गणतंत्र जैसे पार्टी है, उसका जो GSU जैसा संगठन है, 1-2 बार प्रदर्शन किया, उसके बाद वो लोग भी गायब है। मतलब ये इतनी बड़ी समस्या हो गया और कहीं ना कहीं सभी के सभी जो बड़े बड़े संगठन है वो गायब है। लेकिन यही हम देखते हैं कि कर्मचारी संगठन जो कहना चाहिए ताकतवर संगठन है, क्योंकि उन्हीं के पास तो पैसा है, आदिवासी समाज के पास उन्हीं के पास नौकरी है, उन्हीं के पास पैसा है कर्मचारियों के पास। लेकिन ये कर्मचारी संगठन भी केवल सरकार की जुबान बोल रही है। चलो ठीक है, संगठन जो सरकार की जुबान बोले, लेकिन जो पब्लिक है, जो कहना चाहिए सामान्य कर्मचारी है, कहना चाहिए जो हमारे समाज के जो कर्मचारी है, वो तो किसी के गुलाम नहीं हो सकते, आदिवासी समाज किसी का गुलाम नहीं हो सकता। तो
यहाँ से आवाज उठनी चाहिए। हम केवल अंधों की तरह संगठनों पे भरोसा करके केवल संगठन की लड़ाई करते रहेंगे तो आज समाज का अधिकार नहीं बचेगा। हम देखते हैं चाहे शहीद वीरराज सिंह जी जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे गुंडाधुर जी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके अपनों ने ही उन पे जो है हमला करवाया, उनके अपनों के कारण ही वो हारे। लेकिन साथियों, मैं इस बात को इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए हमारे समाज इतनी बड़ी समस्या यही है, पिछली सरकारों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, इतनी उनमें हैसियत नहीं दिखाई उन्होंने कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो सरकार है, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, खुल्लम खुल्ला ट्राइबल समाज का मजाक उड़ा रही है। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो नौकरी, प्रमोशन, आरक्षण, इसमें आदिवासी समाज का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया। कर्मचारी संगठन जो है केवल और केवल दलालों का ग्रुप बन के रह गया, क्योंकि वो प्रमोशन नहीं बचा पाया, वो आरक्षण नहीं बचा पाया, वो स्थानीय आरक्षण बचा नहीं पाया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो केवल और केवल लोग नाम के लिए लड़ रहे हैं, असली अधिकार की लड़ाई के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं यहाँ पे, वो भी एक साथ होकर एक साथ बैठ के इस विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये जो केवल और केवल सरकार की गुलामी में लगे हुए हैं, ये जो है कल के दिन में यही लोग को आप देखना, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस से टिकट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इनको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। ये ऐसे लोग हैं, केवल केवल इनको दलाली करना है। तो साथियों, आज जो है पूरे प्रदेश के युवाओं को, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं को सबको सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप केवल एक संगठन सोचते रहेंगे? क्या आप सोचेंगे कि मैं बस्तर का हूं तो बस्तर के संगठन का सपोर्ट करूंगा, मैं बिलासपुर का हूं तो केवल बिलासपुर का संगठन करूंगा, अंबिकापुर का हो तो अंबिकापुर का संगठन का सपोर्ट करूंगा, यदि रायपुर का हूं तो रायपुर के संगठन का सपोर्ट करूंगा? आप इस मानसिकता, छोटी मानसिकता से बाहर निकलिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपको पूरे प्रशासन से निकालने की ये सरकार साजिश रच चुकी है। आप ये चीज और देखेंगे कि ये जो लगातार जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो लगातार बोलता है कि ओबीसी स्टेट है, जबकि ओबीसी नाम का कोई स्टेट नहीं होता है। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दो ही स्टेट होते हैं, या तो ट्राइबल क्षेत्र होगा या नॉन ट्राइबल क्षेत्र होगा, याद रखिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ लगातार हमारे समाज के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ना ही किसी कर्मचारी संगठन के नेता ने बोल पाए। वो तो बोल ही नहीं पाएंगे, चलो ठीक हम मानते हैं, लेकिन कागजों में कम से कम विरोध तो उनकी तरफ से, इस जो नेताओं का विरोध तो आना था वो भी नहीं आया। और वो लोग केवल और केवल जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो रिजर्व सीट के क्षेत्र है वहीं के लोग हैं, उन लोगों को केवल केवल अपने क्षेत्रों की नेतागिरी करना है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम अभी तक देखें, जो भी समाज के जो बड़े पदाधिकारी बनते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी से वो टिकट लेते हैं और विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं। हमको ये समझना पड़ेगा आदिवासी समाज के युवाओं को कि किसी के नेता बन जाने से हमारा भला नहीं होने वाला है। हमारा भला तभी होगा जब हमारी नीतियों पे बात होगा, हमारे अधिकारों पे बात होगा। ये संवैधानिक अधिकार है साथियों, संविधान से प्रदत्त हमको ये अधिकार है जो कहना चाहिए कि हमको स्थानीय आरक्षण जो अनुसूचित क्षेत्रों में 70 से 75% मिलता है, कई जगह 80% है। दूसरे राज्यों आप देखेंगे महाराष्ट्र में, वहां तो तृतीय और चतुर्थ और केवल ट्राइबल को ही वहां भरा जाता है उनके क्षेत्रों में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये हमारे समाज के लिए सोचने की बात है, पूरे युवाओं को सोचने की बात है कि अभी जो है प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। हमको इतिहास से सीख लेना पड़ेगा, हमको संकुचित मानसिकता से नहीं रहना पड़ेगा। हमको पूरे प्रदेश के युवाओं को, आदिवासी युवाओं को एक होने की आवश्यकता है और सबको यह मान के चलना पड़ेगा। आप किसी भी संगठन के हों या किसी भी ग्रुप के हों या किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे आप बस्तर के हों, सरगुजा के हों, अंबिकापुर के हों, चाहे रायपुर के हों, लेकिन जब तक ये आरक्षण नहीं रहेगा, आप स्पष्ट समझ लीजिए आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लोग इतने सक्षम हैं, गैर आदिवासी इतने सक्षम है खेती में, बाड़ी में और व्यवसाय में, कि आप वहां कम्पीट नहीं कर पाओगे। और अनुसूचित क्षेत्रों में ना ही उस लेवल का स्कूल है, ना ही कॉलेज है जिसमें आप पढ़ाई करके इन पदों को जो है इनसे फाइट करके आगे ले पाओगे। मेरा कहना एकदम स्पष्ट है कि मैं ये नहीं कहता कि आदिवासी कमजोर है, लेकिन इतना जरूर है कि आदिवासी समाज को आज तक अवसर नहीं मिला है। इसी के कारण है कि आज जो हमको आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए साथियों, इस आरक्षण को बचाने की आवश्यकता में इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको अवसर ही नहीं मिला। तो हम इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहते और हमको नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप इस बात को देखिए, अदर स्टेट से जो लोग प्रयोजन कर करके हमारे राज्यों में आते जा रहे हैं और वो लगातार अलग अलग तरह के नारे दे देकर जो आदिवासियों को गुमराह करते जा रहे हैं। इस बात को आप समझिए, क्योंकि यदि आप अभी नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको दोष देगी। आपको ये पूछेगा जरूर कि भाई 32% आपको आरक्षण मिला था, कहाँ गया? अनुसूचित क्षेत्रों में आपका कुछ 70-75% आरक्षण था, वो कहाँ गया? आपको ना नौकरी में इस सरकार में मतलब कहना चाहिए राज्य में ना नौकरी में आपको अवसर है, ना ही शिक्षा में आपको अवसर है, ना ही नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर है। तो किस मतलब का होगा ये आदिवासी राज्य? तो साथियों,
यह बात जो है मैं लगातार इसलिए भी कर रहा हूं, आपको बताने की भी कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि आप जो है कहीं ना कहीं आप अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए। और क्या आप भी सोचते हैं कि हमें पूरे छत्तीसगढ़ के हर युवा को, हर आदिवासी को इस मुद्दे पर एक होने की आवश्यकता है? क्योंकि यदि अब आज हम एक नहीं होते हैं, आज देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया का भी हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेरा सभी आदिवासी युवाओं से आग्रह है, निवेदन है कि आप जो है इस संघर्ष में साथ दे सकते हैं, या तो आप आर्थिक सहयोग देकर साथ दे सकते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा ये YouTube लिंक में हम वीडियो डाल उसको शेयर करके दे सकते हैं। क्योंकि साथियों, जब तक हमारी बात हमारे लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये क्रांति नहीं हो सकती है, तब तक हम मजबूत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाकर स्वाभाविक सी बात है अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण करेंगे, लेकिन उस राजनीतिक तुष्टीकरण में वो सफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो एक युवा प्रयास कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ के हर आदिवासी युवा को करना चाहिए, हम वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और आपके मन में जो सवाल आता है आदिवासी भाई बंधु, वो आप जो है लगातार कमेंट करते जाइए और लोगों को अवेयर करते जाइए। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे पूरे प्रदेश के आदिवासी, तब तक इन समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से जैसे अभी आप देख रहे हैं कि समाज को टुकड़े टुकड़े में सरकार बांटकर बस्तर के ग्रुप को अलग बांट दिया, सरगुजा को अलग बांट दिया, कर्मचारी संगठन को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये टुकड़े टुकड़े कर कर जो है ये राजनीतिक साजिश कर रहे हैं। इससे हमारे समाज का, युवाओं का जो नुकसान होना है, आप समझिए, यदि इनको प्रमोशन मिलता, यदि चलो हम बोलते हैं 32% इनको आप प्रमोशन में जो है आरक्षण नहीं मिलता, तो 25% भी यदि इनको प्रमोशन मिलता तो उतने पद खाली होते, उतने आदिवासी युवा समाज के युवा लोग आते। साथियों, इस बात को आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है आज हम किस स्थिति पे हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप लड़ाई में साथ आइए, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबरें पहुंचाइए, हमारे साथ आइए। क्योंकि आरक्षण बचाओ मुहिम केवल मेरा मुहिम नहीं है, ये प्रदेश के हर आदिवासी युवा का मुहिम होना चाहिए, जिससे आरक्षण बचे। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आरक्षण यदि बचेगा तो केवल मेरा फायदा नहीं होगा, वो पूरे समाज का होगा, लेकिन किसका होगा ये हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज हमारे आदिवासी समाज का किसी ना किसी भाई बंधु जो है पढ़ाई करेंगे, नौकरी करेंगे और उस जगह पर पहुंचेंगे। इस जगह को बचा के रखने की आवश्यकता है। हमको जो मिला है हम उसे ही बचा नहीं पा रहे हैं। आज सोचिए कि जब आपसे कभी सवाल किया जाएगा 8 साल 10 साल बाद, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये जवाब होना चाहिए कि हम जब युवा थे तो हम लड़ रहे थे अपने समाज के अधिकार के लिए, हमको तो अंग्रेज नहीं हरा सके, तो ये सरकारें क्या हराएंगी? ये बात को ठानिए, हमारे पूर्वजों को याद कीजिए, चाहे शहीद वीरराज सिंह जी हो, चाहे गुंडाधुर हो। हमारे लोगों ने कभी भी किसी गुलामी नहीं की, किसी सरकारों की, किसी बादशाहों की गुलामी नहीं की। हमको उसी को आदर सम्मान कर चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। धन्यवाद साथियों।